जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तेजस एकेडमी प्लस पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के एक छोटे से टॉपिक संविधान के वर्गीकरण पे। यानी जो संविधान है उसको दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित। हम इसमें अंतर स्पष्ट करेंगे, क्या स्पष्ट अंतर होता है। थोड़ा सा इसमें लोगों को भ्रम होता है कि लिखित संविधान है तो उसका मतलब सारी बातें लिखित होंगी, लेकिन नहीं, उसको स्पष्ट रूप से बताएंगे। और इससे प्रश्न कैसे आते हैं, आपके सीटेट एग्जाम हो, यूपी टेट हो, या फिर सुपर टेट हो, एसआई हो, या यूपीपीएससी हो, कहीं किसी एग्जाम में आपके यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, इसकी संभावना प्रबल होती है। तो आपने पहले की वीडियो हमारे राज्य व्यवस्था के देखे हो तो जाके आप बैक प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के। अगर देख चुके हैं तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, आज का जो वर्गीकरण है हमारा संविधान, पहले ये देखते हैं क्या है संविधान। संविधान इसका हम दो वर्ग में वर्गीकरण करेंगे। तो पहला होगा हमारा लिखित संविधान। कौन सा संविधान? देखिए, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइए। एक कोचिंग की तरह, जो कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग होती है वैसे आप नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कोई भी पीएससी का एग्जाम, बीपीएससी देते हैं, यूपीपीएससी देते हैं, आप एग्जाम में प्रश्न ना आए तो आप कंप्लेन करिएगा, कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। दूसरा होता है अलिखित संविधान। अगर इस स्पष्ट दिख नहीं रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो लिखा है वो स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं। तो दो वर्गों में विभाजित कर दिया हमने, लिखित संविधान हो गया, अलिखित संविधान हो गया। लिखित संविधान से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है लिखित संविधान? तो लिखित संविधान एक ऐसा संविधान होता है जिसमें लिखित बातों का अधिकता होती है, ठीक है। यानी अगर कोई संविधान लिखित है तो उसमें लिखा हुआ शब्द जो होगा ज़्यादा होगा। यानी कोई नियम कानून है उसको लिख के संकलन किया गया रहेगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें भी संकलित होंगी जो अलिखित होंगी, उसको लिखा नहीं जाएगा, वो अलिखित मूल्य में रहेंगी। यानी इसका सीधा सा एक छोटा सा आपको परिभाषा बता दूं। लिखित संविधान, लिख लीजिएगा आप लोग, लिखित संविधान में लिखित बातें या तत्व जो भी कहें अधिक होते हैं एवं अलिखित बातें कम, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान देना है, अलिखित तत्व भी होगा, ये पूर्ण रूप से लिखित नहीं है कि कहाँ का संविधान। यानी अगर हम इसको लिखित का एग्जाम्पल देते हैं तो यूएसए का संविधान क्या है? यूएसए का संविधान एक लिखित संविधान है। भारत का संविधान क्या है? इंडिया का, ये भी एक लिखित संविधान है। तो यहाँ पे लिखित बातें तो होंगी लेकिन अलिखित भी कुछ होगा, लेकिन वो बहुत कम होगा, नाम मात्र का होगा। यही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी लागू होगा। यहाँ उसका अपोजिट हो जाएगा, अलिखित बातें अधिक हो जाएंगी, अलिखित बातें अधिक। आपको स्पष्ट दिख रहा है ना? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, अलिखित बातें अधिक, लिखित बातें कम, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गए। तो इस पे प्रश्न कैसे बन सकते हैं? यानी अलिखित को मैंने बताया ना, अलिखित बातें अधिक हो जाएंगी। जैसे ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन की हम बात करेंगे, एग्जाम्पल भी आप देखते चलिए जिससे आपको स्पष्ट होता चलेगा। ब्रिटेन जो है वो अलिखित संविधान है। आगे अभी हम आपको बताएंगे संघीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था जब बताएंगे तो आपको और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पे संघीय व्यवस्था होता है, संघीय व्यवस्था में क्या लिखित संविधान होता है कि अलिखित संविधान होता है। उसको आगे स्पष्ट करेंगे तो काफ़ी आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आप छोटी छोटी बातों को, मैं कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता हूँ। लोग कहेंगे इतना ईजी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। आप छोटी से छोटी चीज़ों को, आप पहली बार अगर संविधान पढ़ रहे हैं, राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो आपको 0 से लेके 100 तक की चीज़ें समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग बेस है ये, इसको आप समझिए। तो यहाँ समझ में आ गया, आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, लोग कहेंगे यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे। प्रश्न आपको बताता हूँ। प्रश्न जैसे होते हैं कथन वाले प्रश्न आपको देखे होंगे। कथन ए होता है, कथन बी होता है। यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो कथन ए में कहा जा रहा है
लिखित संविधान, लिखित संविधान, छोटा सा लिख दे रहा हूँ ऐसे शॉर्टकट में, संविधान, ऐसा संविधान होता है जिसमें लिखित बातें अधिक एवं अलिखित बातें कम डाल दे रहा हूँ बात यहाँ पे, आप समझ लीजिए, थोड़ा स्पेस होगा, सब में ज़्यादा लगेगा, मतलब नहीं है कुछ। आप दूसरा देखिए बी का क्या कह रहा है, बी का ये दूसरा कथन ए हो गया, कथन बी हो गया। मान लीजिए कोई प्रश्न है, ये क्वेश्चन ही है, आपको बताता हूँ, आप समझ जाइए, धैर्य रखिएगा। कथन बी में क्या कह रहा है कि अलिखित संविधान ऐसा संविधान होता है, ऐसा संविधान होता है जिसमें केवल अलिखित बातों का संकलन होता है। थोड़ा सा हैंडराइटिंग तिरछा जा रहा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया आपके सामने, कैसे प्रश्न आ सकते हैं, ये पीसीएस में भी आ सकता है, यूपीएसआई में भी आ सकता है, आपके टेट के एग्जाम में भी आ सकता है, तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिया है, कथन ए में क्या बोल रहा है कि लिखित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसमें लिखित बातें अधिक एवं अलिखित बातें कम होती हैं। तो पहला क्या कह रहा है, पहला क्या है, रॉन्ग या राइट, आप बताइए। यहाँ पे मैंने बताया लिखित संविधान में लिखित बातें अधिक होती हैं, अलिखित कम, तो पहला तो सही जा रहा है, पहला सही हो गया, पहला कथन ये हमारा सही हो गया। कथन बी पे चलते हैं। कथन बी कह रहा है अलिखित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसमें केवल अलिखित बातों, केवल देखिए ये यूपीएससी अगर आईएएस की एग्जाम देते हैं आप, तो केवल शब्द काफ़ी मतलब इसमें ट्रिकी होता है। केवल शब्द में ज़्यादातर जब भी यूज करता है आईएएस के एग्जाम में, तो वो लगभग मान के चलिए 80% ये ट्रिक एक तरह से यूज करते हैं यूपीएससी एस्पायरेंट। केवल शब्द वो गलत ही बोलता है, उसके आगे जो भी सेंटेंस बोलता है वो फैक्ट देता है, वो गलत होता है। तो केवल के बाद लिख रहा है केवल अलिखित बातों का संकलन होता है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे ये केवल अलिखित बातें तो है नहीं, अलिखित बातें अधिक है, लेकिन लिखित भी है, कम है। तो ये जो हो गया दूसरा आपका बी वाला कथन, ये गलत हो गया। अब इसमें विकल्प कैसे देता है, विकल्प मान लीजिए ए है, ये विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। अब इसमें कहेगा ए और बी दोनों सही के लिखेगा केवल ए सही, केवल बी सही, ए एवं बी दोनों गलत। अब आगे मेरे आंसर देने से पहले आप इसका आंसर बोलिए, क्या होगा, केवल ए सही, ये वाला ऑप्शन केवल सही था ना। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे छोटे से टॉपिक से प्रश्न निकल के कैसे आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आप कहेंगे यार ऐसे क्या, मतलब किस किताब से आ गया। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को अगर आप पकड़ेंगे तो आपको कोई फैक्ट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे मैं वो हिस्ट्री पढ़ाऊँ, चाहे पॉलिटी पढ़ाऊँ, चाहे इकोनॉमी पढ़ाऊँ। इकोनॉमी में कुछ डेटा होंगे जो मतलब आंकड़े निकलते हैं प्रतिवर्ष, उसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप समझ लेते हैं तो आगे का जो पोर्शन हम पढ़ाने वाले हैं आपको वो काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। तो ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आपको स्पष्ट रूप से इसको ज़रूर बताइएगा। देखिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। आगे हम देखते हैं कुछ और चीज़ें। संविधान जो होता है उसका परिभाषा क्या होता है, उचित परिभाषा क्या होती है। तो संविधान एक ऐसा मूल दस्तावेज है जिसमें लिखित एवं अलिखित या वास्तविक बातों का संकलन होता है, जिसके आधार पे
जो राष्ट्र होता है उसके नियम कानून राज्य व्यवस्था कायम होती है, यानी जो भी कानून व्यवस्था होता है वो संविधान के दायरे में रहकर ही चलाया जाता है। यानी देश को चलाने का एक नियम कानून का जो दस्तावेज है उसे संविधान कहते हैं। एक सरल भाषा में आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। ऐसा कोई पूछा नहीं जाता है डेफिनेशन, आप 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए एक ऐसा दस्तावेज है जो राष्ट्र को चलाने के लिए जो मूल नियम कानून है उसको संकलन किया गया। इस आधार पर ऐसे ऐसे किसके क्या कार्य होंगे, कैसे क्या कार्य करना है, जिसमें देश को मतलब संप्रभुता के साथ, एकीकरण के साथ सारी चीज़ें, सभी के अधिकार हो, सभी के कर्तव्य हो, कैसे उसका पालन किया जा सके, वो सारे नियम इसमें बताए गए हैं। तो हम संविधान को देखिए, शासन को चलाने का, शासन को चलाने का नियम, ठीक है। अब इसमें देखिए संबंध क्या होता है, इसमें दो तरह के संबंध बनेंगे, ये हो गया, ये हो गया। ये क्या है, ये है व्यक्ति, व्यक्ति या नागरिक। आपको इसमें अभी अंतर बताते हैं, कई बार लोग इसको कॉमन समझ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है राज्य, जिसमें है सरकार। सरकार को गायब कर दिया मैंने। व्यक्ति और नागरिक, व्यक्ति के पास क्या है, व्यक्ति के पास अधिकार है, नागरिक के पास भी अधिकार है, ठीक है। व्यक्ति को अधिकार दिया गया है तो नागरिक को भी अधिकार दिया गया है, दोनों शब्दों को अभी मैं डिफाइन करूंगा। और होता है कर्तव्य, क्या है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, ये व्यक्ति पर लागू नहीं होता है, ये याद रखिएगा, व्यक्ति पर मौलिक कर्तव्य लागू नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे व्यक्ति और नागरिक में अंतर क्या है। व्यक्ति विश्व के कहीं भी, किसी भी भूभाग का, किसी भी राष्ट्र का व्यक्ति हो सकता है, वो भारत में आया है तो उसके जो अधिकार हैं, जो भारत के संविधान में नागरिकों को अधिकार मिला है, वो अधिकार उसको भी मिलेंगे, कुछ अधिकारों को छोड़कर। मूल अधिकारों में मैं उसको बताऊंगा, 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 अधिकार ऐसे हैं। कौन से अनुच्छेद, 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये जो अधिकार हैं ये केवल नागरिकों को दिए जाते हैं। ये व्यक्ति अगर कोई दूसरे देश से आता है तो वो इस अधिकार का यहाँ पे ये नहीं कह सकता, दावा नहीं कर सकता हमें ये अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि संविधान ने ये केवल नागरिकों को दिए हैं। यानी जो भारत की नागरिकता प्राप्त किया है, नागरिकता आपको आगे पढ़ाऊंगा, उसमें नागरिकता होता है, वंशानुगत होता है, वर्णानुक्रम होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। जैसे अभी CA वाला मुद्दा चला था, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो भी चीज़ें आई थी उसमें काफ़ी मचा था, बवाल घमासान मचा था, लोग उसमें विरोध में थे, कुछ लोग पक्ष विपक्ष में रख रहे थे, तो वो भी नागरिकता का ही एक NRC वगैरह है। तो इन सब चीज़ों पे भी हम बात करेंगे, लेकिन व्यक्ति आप यही जानिए जो भारत का नागरिक नहीं है, जिसको भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त है, जो भारत के मतलब वोट नहीं दे सकता किसी को, और ये सारी चीज़ें हैं, वो व्यक्ति हो गया। नागरिक को हो गया जो हर मतलब वो अधिकार प्राप्त करता है, जैसे वोटिंग का हो और जो भी चीज़ें हैं, उसके राशन कार्ड हो, सारी चीज़ें व्यवस्थाएं हैं, वो नागरिक हो गया। आप नागरिक हैं, आप यहाँ पैदा हुए हैं तो आप वंशानुगत नागरिक हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति और नागरिक हो गया। तो नागरिक को मूल कर्तव्य जो दिए गए हैं, टोटल 11 हमारे मूल कर्तव्य हैं, वो नागरिकों के ऊपर ही फॉलो होता है। ये एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है कि मतलब व्यक्ति ये फॉलो करेगा, ये केवल नागरिक फॉलो करेगा। यहाँ पे अब देखिए राज्य और सरकार क्या है। राज्य कैसे बनता है, राज्य बनता है, राज्य में एक सरकार हो, एक तो पहले सरकार हो, पहले नहीं नंबर मैं आगे पीछे बता दे रहा हूँ, सरकार हो, जनसंख्या हो, निश्चित भूभाग हो,
भूभाग यानी निश्चित क्षेत्रफल जो भी हो, और संप्रभुता हो। क्या हो? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। संप्रभुता हो यानी जो निर्णय लिया जा रहा है उस पर किसी का दबाव ना हो, किसी का हस्तक्षेप ना हो, तो वहाँ पे निर्माण हो जाता है राज्य का, उसे राज्य कहेंगे। तो यानी संविधान में, राज्य व्यवस्था में जब भी हम राज्य का प्रयोग करेंगे, राज्य शब्द का प्रयोग करेंगे, तो संपूर्ण भारतवर्ष की बात की जा रही है, ना कि यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र की बात की जा रही है। वो राज्य नहीं है, ठीक है। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं। तो क्या आपने सीखा? व्यक्तियों के अधिकार होते हैं, कर्तव्य नहीं होते हैं। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य दोनों होते हैं। तो इससे प्रश्न कैसे बनते हैं? प्रश्न यहाँ से हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने आपको बताया 15, 16, 19, 29, 30। तो इसमें से ऐसे भी प्रश्न आ जाता है कि निम्न क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, निम्न अनुच्छेद में से, निम्न अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया ऑप्शन ए, मैं A, B, C, D 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। यहाँ पे देता हूँ अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 22। तो आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे लागू नहीं होता है व्यक्ति पे। व्यक्ति की बात की जा रही है, यहाँ देखिएगा मैंने यहाँ पे लिखा है व्यक्ति, नागरिक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप टिक करके बताइए। तो अनुच्छेद 16 जो है ऑप्शन बी, वो लागू नहीं होता है व्यक्तियों पे। ऐसे प्रश्न आएंगे। और ये भी हो जाता है कि कथन कारण में दे देगा कि व्यक्तियों पर, जो भी है व्यक्तियों पर मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं, कथन ये हो जाएगा। नागरिकों पर मौलिक कर्तव्य लागू होते हैं लेकिन व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं, कथन बी हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सही होगा? केवल कथन बी सही हो जाएगा, ठीक है। मेरी बातों को आप ध्यान दीजिएगा। हर चीज़ लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि YouTube क्लास में, ऑनलाइन क्लास में यही थोड़ी सीमा का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथ हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसको दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं जो चीज़ें बता भी रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे की क्लास में हम क्या देखेंगे? देखिए आगे की क्लास में हम देखेंगे जो व्यवस्था है, ठीक है। संघीय व्यवस्था हुआ, एकात्मक व्यवस्था हुआ, और ये व्यवस्था कैसे इसका निर्माण हुआ है, और क्या इसमें भिन्नता होती है और इसमें क्या विविधता होती है, और भारत किस व्यवस्था को अपनाया है, ठीक है। भारत किस व्यवस्था को अपनाया है, इसके बारे में भी अगले हम क्लास में इसको चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी अगली, जो भी हम अपडेट करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। और मैं आपको इस चीज़ का भरोसा दिलाता हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम में आप पॉलिटी के क्वेश्चन करने के लिए अगर 90% श्योर नहीं हो गए तो कहिएगा। आप क्लास को, लेक्चर को नोट डाउन करिए अपने नोटबुक में, और डेली अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहिए। हम प्रयास करेंगे कि टेस्ट के लिए भी कुछ प्रयास करें कि ऐसा प्रोसेस बनाएं। ऑनलाइन वगैरह में यही थोड़ी सी सीमा होती है कि हम टेस्ट वगैरह भी कराने में बहुत सारे टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करना पड़ता है, ऐसे तो प्रयास करते हैं। इसके लिए क्या निकल सकता है विकल्प, जो भी अगर आपको कोई सुझाव हो कैसे टेस्ट कराया जाए तो बता सकते हैं आप। बाकी यूपी पीसीएस वगैरह भी आप दे रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।